Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the second video of our video series of CMR 2017। और हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे चैप्टर 1 जो डेफिनेशंस था उसके ऊपर, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पेपर जहाँ से ज़्यादा आ रहा है उसको प्रायोरिटी वाइज हम लोग कवर करेंगे। इसीलिए ये जो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो है means of access and egress. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number and please like my Facebook page, that is Mining Mirror. So friends, let's get started. Chapter number 7 means of access and egress. इसका और एक नाम भी होता है means of ingress and egress. Ingress होता है कोई भी माइंस में अंदर जाना और इग्रेस होता है माइन से बाहर निकलना। ठीक है। फर्स्ट वन, द रेगुलेशन नंबर 71, आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन। माइंस का जो आउटलेट होता है, माने माइन से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, उसके ऊपर ये वाला रेगुलेशन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सब रेगुलेशन 1, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड और बी परमिटेड टू एंटर or remain for the purpose of employment in any working below ground unless the working is provided with at least dash outlets to surface। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए कोई भी पर्सन को हम लोग अलाउ नहीं कर सकते या परमिशन नहीं दे सकते अगर वहाँ पे सरफेस को निकलने के लिए मिनिमम कितना रास्ता होना चाहिए। आंसर विल बी टू आउटलेट्स होना चाहिए, आइदर टू शाफ्ट हो या टू इंक्लाइंस हो या अदर आउटलेट्स हो। ठीक है। वही सब रेगुलेशन का और एक क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्शनल सिचुएशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो ग्राउंड व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ टू आउटलेट्स। अगर अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे टू आउटलेट्स नहीं है, कौन सा है सिचुएशन में हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्सन को कर सकते हैं। आंसर विल बी ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग और ड्राइवेज ऑफ अदर मीन्स ऑफ इंग्रेस एंड एग्रेस। मतलब शाफ्ट सिंकिंग के दौरान या दूसरा जो एक्सेस या बाहर निकलने का रास्ता हम लोग बना रहे, उसी के दौरान हम लोग पर्सन्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, वो भी स्पेशल परमिशन से। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि हु मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट द एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड एंड ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स even in a case where places in the working of a mine do not contain two means of egress from each working place। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन परमिशन देगा अगर वहाँ पे दो एक्सेस नहीं है या दो आउटलेट हम लोग का नहीं है बिलो ग्राउंड में, वहाँ पे आदमी लोग को काम करने के लिए परमिशन कौन देगा। आंसर विल बी चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर माइंस ही उसमें राइटिंग में दे सकता है। ठीक है। अब चलते हैं सब रेगुलेशन नंबर 3, what should be the depth of the shaft where arrangements for descending and ascending shall be by mechanical means। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शाफ्ट का डेप्थ कितना होने से हम लोग वहाँ पे मैकेनिकल मीन्स देना पड़ेगा डिसेंडिंग और असेंडिंग को, मतलब नीचे छोड़ने का और ऊपर लाने के लिए मैकेनिकल मीन्स से हम लोग को करना पड़ेगा। वो शाफ्ट का डेप्थ कितना होना चाहिए। आंसर विल बी मोर देन 30 मीटर डेप्थ। अगर 30 मीटर डेप्थ से ज़्यादा होगा शाफ्ट का डेप्थ, तो वहाँ पे मैकेनिकल मीन्स से डिसेंडिंग और असेंडिंग करना पड़ेगा। सब रिलेशन 3 का और एक क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंक्लाइन। तो पिछले वाला था शाफ्ट, अभी पूछ रहे इन केस ऑफ इंक्लाइन व्हाट शुड बी द लेंथ वेयर मैन राइडिंग सिस्टम शैल बी अप्रूव्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक इंक्लाइन का लेंथ कितना होने से या कितना लेंथ से वो ज़्यादा लेंथ होने से वहाँ पे एक मैन राइडिंग सिस्टम हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आंसर विल बी मोर देन 1 किलोमीटर इन लेंथ वन वे। ठीक है। एक साइड से अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ हो इंक्लाइन, तो वहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर मैन राइडिंग सिस्टम देना पड़ेगा। वही सब रेगुलेशन 3 का और एक क्वेश्चन, हु शैल अप्रूव द मैन राइडिंग सिस्टम फॉर इंक्लाइंस मोर देन 1 किलोमीटर इन लेंथ। तो वो जो मैन राइडिंग सिस्टम है उसको कौन अप्रूव करेगा। आंसर विल बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और एक क्वेश्चन, in case of any doubt for arrangements provided in shaft or incline to whom it shall be referred।
अगर जो अरेंजमेंट हम लोग शाफ्ट में दिए हैं या इंक्लाइन में दिए हैं, जो मैन राइडिंग सिस्टम हो गया या मैकेनिकल मीन्स हो गया, अगर उसमें से कुछ डाउट आया कि ये सही है कि नहीं है, तो वो किसको रेफ़र करते हैं वो डाउट को? आंसर विल बी सेम, चीफ इंस्पेक्टर माइंस। जो चीफ इंस्पेक्टर माइंस होता है वो इस चीज़ को सही तरह से गौर करेगा, उसका जो भी डिसीजन होगा उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब चलते हैं सब रिलेशन 4। बोथ द मीन्स ऑफ इग्रेस एंड इक्विपमेंट यूज देयर इन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनस shall be kept constantly in a safe condition to facilitate the ease of traveling, including clearances for hand carried stretchers। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी इग्रेस हम लोग का है, जो 2 आउटलेट रहता है माइन से, वो आउटलेट और जो इक्विपमेंट यूज होगा पर्सनस का ट्रांसपोर्ट के लिए, जो मैकेनिकल मीन्स होता है, वो सब हमेशा सेफ कंडीशन में होना चाहिए ताकि ट्रैवलिंग में ईजी हो, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद उसमें ऐसा भी अरेंजमेंट होना चाहिए या ऐसा भी क्लियरेंस होना चाहिए कि कोई भी पर्सन वहाँ पे हैंड कैरिड जो स्ट्रेचर्स होता है, जो ज़रूरत के टाइम में जो कोई इंजरी हो गया, कुछ एक्सीडेंट्स हो गया, उस टाइम में जो स्ट्रेचर्स हम लोग का यूज़ करते हैं, वो स्ट्रेचर लेने के लिए भी वहाँ पे सुविधा होना चाहिए। अब चलते हैं सब रेगुलेशन 5। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड where in any shaft ladders are used as a means of ingress or egress by persons employed in mines। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शाफ्ट में मैकेनिकल मीन्स नहीं दिया गया है एक्सेस करने के लिए पर्सन्स को, वहाँ पे अगर सीढ़ी दिया गया है, जो लैडर्स अगर दिया गया है, तो उसका कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए? तो आंसर्स क्या होगा? फर्स्ट, शुड बी ए स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन हमेशा अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड क्या है? बी सिक्योरली फिक्स्ड इन द शाफ्ट एट एन इंक्लिनेशन नॉट मोर देन 80 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये उसका मेन पार्ट है जो याद रखने का हम लोग को ज़रूरत है। अगर वहाँ पे शाफ्ट में लैडर दिया गया है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए नॉट मोर देन 80 डिग्रीज। मतलब ये हो गया शाफ्ट, और यहाँ पे हम लोग आदमी लोग को सीढ़ी में यहाँ पे हम लोग एक्सेस उसको दे रहे हैं पर्सन्स को ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए, तो उसका एंगल कितना होगा? सोचिए कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये उसका शाफ्ट का साइड है, तो ये पोर्शन सोचिए कि 90 डिग्री है। तो सीढ़ी हम लोग ऐसे ये यहाँ पे नहीं दे सकते आ जाए 90 डिग्री एंगल में, उसका एंगल होना चाहिए नॉट मोर देन 80 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल है वो 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ऊपर से कोई नीचे आए या नीचे से कोई ऊपर जाए, वो इजीली बिना कोई दिक्कत का इजीली वहाँ पे चढ़ के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो एंगल नॉट मोर देन 80 डिग्रीज। थर्ड क्या है? बी मेड कंटिन्यूस और विदाउट परसेप्टिबल ओवरलैपिंग और ब्रेक एक्सेप्ट एट प्लेटफॉर्म्स व्हिच शैल बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 9 मीटर्स। ये और एक क्वेश्चन है कि ये जो सीढ़ी हम लोग देंगे या लैडर्स जो देंगे वो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक सीढ़ी नहीं रहना चाहिए या कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट प्लेटफॉर्म। जो अगर जो शाफ्ट हम लोग का बहुत लंबा होता है तो इतना कंटिन्यूसली एक पर्सन चढ़ के ऊपर आ नहीं सकता, इसलिए बीच बीच में हम लोग क्या है ना प्लेटफॉर्म देते हैं उसका रेस्ट के लिए। तो वो प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस में होना चाहिए? वो इंटरवल होगा, एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए नॉट मोर देन 9 मीटर। 9 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में वो प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्या है? प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1 मीटर above the mouth of the shaft and above every platform except where strong fasts or hand rails are provided। जैसे कि ये शाफ्ट है और ऊपर यहाँ पे हम लोग सीढ़ी लगाए हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है बीच बीच में, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब जो सीढ़ी हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, वो सीढ़ी शाफ्ट का जो फेस है, मतलब जो उसका मुंह है, उसके ऊपर से मिनिमम 1 मीटर बाहर एक्स्ट्रा होना चाहिए। या जो प्लेटफॉर्म में जहाँ पे रेस्ट लेते हैं वहाँ भी अगर ब्रेक होता है सीढ़ी, तो वहाँ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे होना चाहिए सीढ़ी का 1 मीटर एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको अगर बाहर निकलने के टाइम में या प्लेटफॉर्म चेंज करने के टाइम में उसको थोड़ा सा सेफ यहाँ पे डिस्टेंस मिले, उसको अच्छी तरह से पकड़ के वो बाहर निकल सकता है या प्लेटफॉर्म में उतर सकता है। ठीक है। अगर हैंड रेल दिया गया है तो वहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है। अगर हैंड रेल सीढ़ी के साथ में भी हैंड रेल दिया गया है तो वहाँ पे बाहर ऐसे एक्स्ट्रा निकालने की देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हैंडल नहीं दिया गया है, शाफ्ट का जो माउथ है उसके ऊपर 1 मीटर या प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर से 1 मीटर एक्स्ट्रा वहाँ पे लैडर मिलना चाहिए। 5. हैव रंग्स इक्वली स्पेस्ड और एट ए सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल
ऑफ एनी टिम्बर टू इंश्योर प्रॉपर फुटहोल्ड। रंग्स क्या होता है? रंग्स होता है कि जो हम लोग का लैडर्स होता है, लैडर का जो ये स्टेप्स है उसी को बोलते हैं रंग्स। ठीक है, ये जो रंग्स है वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक दिया गया है तो एक यहाँ पे दिया जाएगा और फिर थोड़ा सा पास में दिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पे एक स्टेप है तो उसके बगल में जो स्टेप रहेगा उसका भी अंदर में जो डिस्टेंस रहेगा सेम डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे सारा रंग्स के लिए, ताकि जो भी पर्सन यहाँ पे क्लाइंब करेगा वो आंख बंद करके भी इजीली स्टेप अपना रख सकता है। और ये जो सीढ़ी लगेगा और ये जो रंग्स रहेगा वो अच्छा मटेरियल का होना चाहिए, प्रॉपरली उसका स्ट्रांग होना चाहिए, और वहाँ जो वॉल रहेगा वो वॉल से सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर आदमी यहाँ पे फुट रखे उसका जूता जाके वहाँ पे वॉल पे ना टकराए या टिम्बर में ना टकराए। ठीक है, वो सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए वॉल से या एनी टिम्बर से। 6 हो गया, बी मेंटेन इन ए गुड रिपेयर। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में हम लोग को अच्छी तरह से रिपेयर भी करना ज़रूरी है। तो ये हो गया पूरा कंडीशंस अगर हम लोग लैडर प्रोवाइड करते हैं शाफ्ट से अंदर जाने के लिए या ऊपर आने के लिए। अब चलते हैं सब रेगुलेशन 6 का एक क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट्स, इंक्लाइंस और अदर आउटलेट्स फ्रॉम द माइन एट एनी पॉइंट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी हम लोग का शाफ्ट दिया जाता है, दो शाफ्ट, दो इंक्लाइन या अदर आउटलेट दिया जाता है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आंसर विल बी नॉट बी लेस देन 13.5 मीटर। एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से 13.5 मीटर से कम डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, या इंक्लाइन हो या अदर आउटलेट हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वॉकेबल पैसेज कनेक्टेड बिटवीन दोज आउटलेट्स। मतलब जो शाफ्ट है, दो इंक्लाइन है या दो आउटलेट्स है, उसके बीच में जो हम लोग वॉकेबल पैसेज देते हैं, मतलब चल के जाने के लिए जो पैसेज होता है उसका हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग बात करें ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर विल बी हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर एंड विड्थ नॉट लेस देन 1.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और विड्थ 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, सब रेगुलेशन 7, whenever the connection between two outlets which are required to maintain under sub-regulation 1 has been obstructed or found dangerous, only such persons are necessary to clear the obstruction or to repair the dangerous part of the connection or to make new second outlet, as the case may be, shall be employed below ground until such time as the connection has been re-established or a new second outlet has been provided। मतलब जो टू शाफ्ट को हो गया या दो इंक्लाइन को हो गया, उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन में अगर पता चला कि वहाँ पे कुछ ब्लॉक है या कुछ डेंजरस वहाँ पे पोर्शन हो चुका है जो नॉर्मल आना जाने के लिए सेफ़ नहीं है, उस टाइम में कुछ पर्टिकुलरली सिलेक्टेड पर्सन्स वहाँ पे एंगेज किया जाएगा, जिनका मेन काम रहेगा टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन और टू रिपेयर द डेंजरस पार्ट ऑफ द कनेक्शन और टू मेक ए न्यू सेकेंड आउटलेट। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक खाली वही लोग वहाँ पे एंगेज होगा, बाकी किसी को परमिशन नहीं मिलेगा। सब रेगुलेशन 8, द foregoing provision of this regulation with respect to shafts or inclined outlets shall not apply to any working for the purpose of making a connection between two or more shafts, inclines or outlets, and to any working for the sole purpose for searching for the proving minerals। अगर कोई वर्किंग चल रहा है कि मिनरल को प्रूव करने के लिए या सर्च करने के लिए, या कोई काम चल रहा है जो कनेक्शन रेडी करने के लिए टू और मोर शाफ्ट में या टू और मोर इंक्लाइंस में, तो वो एरिया में या उस वर्किंग कंडीशन में ये वाला 7 नंबर वाला जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सब रेगुलेशन 9, इन बोथ द मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इंग्रेस इन द माइन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विद द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड। मतलब जो भी हम लोग का दो एक्सेस होता है या जो इग्रेस होता है, मतलब दो रास्ता होता है अंदर जाने का या दो रास्ता होता है बाहर आने का, जो भी हम लोग का वहाँ पे फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम वहाँ पे रेडी करना पड़ेगा, जो खास करके ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑफ टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो पर्सन्स बिलो ग्राउंड में है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सरफेस को विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और लॉस ऑफ मैसेज एंड कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो हम लोग को टेली कम्युनिकेशन वहाँ पे देना पड़ेगा, और वहाँ पे ऐसा सिस्टम अच्छे से इंश्योर करना चाहिए कि इतना अच्छा होना चाहिए सिस्टम, ताकि अंडरग्राउंड में जो भी पर्सन्स है वो इजीली सरफेस में जो लोग हैं उनको इजीली डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनका मैसेज कहीं भी लॉस नहीं होना चाहिए, उसका लिंक इतना अच्छा होना चाहिए।
तो वो उसका मेन पार्ट हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हो गया द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सो प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन 9, ये वाला जो ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, शैल बी वायर्ड, वायरलेस और अदर टाइप आज अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो वायर्ड होने से भी चलेगा या वायरलेस होने से भी चलेगा, या जो भी अप्रूव्ड रहेगा चीफ इंस्पेक्टर माइन से, वो वाला टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 72, वर्किंग शाफ्ट। सब रेगुलेशन 1, all entrances to the mine shaft shall be adequately illuminated throughout the working hours। ऑब्वियसली जो भी एंट्रेंस है माइन शाफ्ट के लिए वो अच्छे तरह से लाइटिंग होना चाहिए थ्रू आउट वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर के दौरान पूरा का पूरा अच्छे तरह से वहाँ पे लाइटिंग होना चाहिए। 2, every shaft in use or in course of being sunk and every incline or other outlet shall be made and kept secure। ऑब्वियसली जो भी हम लोग का शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है या जो शाफ्ट है या इंक्लाइन है वो अच्छी तरह से सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि बाहर से कोई अनवांटेड डेंजर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। 3rd क्वेश्चन, ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग व्हिच मेटल आर यूज्ड इन परमानेंट लाइनिंग। ये क्वेश्चन आया था MCL में और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो शाफ्ट सिंकिंग के दौरान जो परमानेंट लाइनिंग हम लोग देते हैं वो कौन सा मेटल से बना रहता है? आंसर विल बी मेटल, कंक्रीट और मैसनरी। मैसनरी मतलब जो ब्रिक्स होता है। और एक क्वेश्चन, ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द परमानेंट लाइनिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट एट नोन टाइम। तो यहाँ पे पूछ रहा है शाफ्ट का जो बॉटम है कोई भी टाइम में शाफ्ट का जो बॉटम है उसका कितना डिस्टेंस में परमानेंट लाइनिंग हम लोग को रखते हैं या रहता है या रहना चाहिए। आंसर विल बी नॉट मोर देन 6 मीटर एट एनी टाइम, नॉट मोर देन 6 मीटर। और एक क्वेश्चन, where iron and steel rings with a substantial laggings are used below the permanent lining, this distance may be increased to not more than dash meters। अगर हम लोग जो परमानेंट लाइनिंग के बारे में हम लोग बात किए, अगर उसमें आयरन और स्टील रिंग्स यूज हुआ विथ सब्सटेंशियल लैगिंग बिलो द परमानेंट लाइनिंग, तो उसमें जो डिस्टेंस है शाफ्ट बॉटम से वो कितना मीटर तक हो सकता है, वो होता है नॉट मोर देन 20 मीटर्स। और एक क्वेश्चन, in which condition during shaft sinking these provisions in sub regulations are not necessary to have complied and who shall grant such exemption। तो यहाँ पे पूछ रहा है शाफ्ट सिंकिंग के दौरान कौन सा कंडीशन में ये जो भी रेगुलेशन हम लोग ऊपर में बात किए उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है और वो एग्जेम्पशन कौन देगा। अगर स्पेशल कंडीशन से शाफ्ट सिंकिंग के दौरान, जैसे स्पेशल कंडीशन मतलब कैसे हो गया, एक हो गया फ्रीजिंग मेथड, एक हो गया पाइलिंग मेथड या काइजन मेथड, ये तीनों मेथड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस टाइम में ये जो रेगुलेशन या सब रेगुलेशन से वो एग्जाम्पशन उसको दे सकते हैं या उसको बाद दे सकते हैं। और वो एग्जाम्पशन दिया जाएगा किसके द्वारा, वो एग्जाम्पशन दिया जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर नहीं आया, यहाँ पे आया रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। सब रेगुलेशन 4, सरफेस एंड सीपेज वाटर शैल बी चैनल्ड इन सच ए वे एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग फ्रीली इनटू द शाफ्ट। मतलब सरफेस का जो वाटर है या जो सीपेज वाटर है उसको इस तरह से चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि वो फ्रीली शाफ्ट के अंदर ना गिरे। 5, द टॉप ऑल इनसेट्स एंड बॉटम ऑफ एवरी वर्किंग शाफ्ट एंड द सम्प देयरऑफ शैल बी केप्ट क्लियर फ्रॉम लूज मटेरियल्स, टूल्स एंड डेब्रिस। मतलब जो भी हम लोग का शाफ्ट है उसका टॉप, बॉटम और इंसेट मतलब क्या हो गया कि जो बीच में जो लैंडिंग रहता है और एक प्लेटफॉर्म रहता है यहाँ से, और एक सीम को लिए एक्सेस करने के लिए जो एंट्रेंस रहता है या रोड जो एक्सेस करने के लिए जो यहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये लैंडिंग और ये प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनसेट। तो ये हो गया टॉप, ये हो गया इनसेट और नीचे वाला हो गया बॉटम। ये तीनों में या जो सम्प एरिया रहता है वहाँ पे कोई भी लूज मटेरियल या टूल्स या डेब्रिस नहीं रहना चाहिए ताकि कभी भी वो एक्सीडेंट करने का चांसेस हो सकता है। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 73, फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स। फर्स्ट, एवरी एंट्रेंस टू ए माइन फ्रॉम द सरफेस एंड द टॉप and all entrances between the top and bottom including the sump if any for every working, ventilating or pumping shaft shall be kept securely fenced, so designed and constructed as to prevent any person accidentally falling down the shaft or coming into contact with the moving part। मतलब सरफेस से अंडरग्राउंड जाने के लिए जो शाफ्ट रहता है उसका टॉप में उसका ऑल जो टॉप से टॉप टू बॉटम मतलब
ये हो गया शाफ्ट। शाफ्ट का टॉप टू बॉटम में जो भी एंट्रेंस रहता है, मतलब जो इनसेट्स रहता है वो एरिया, उसके बाद कोई सम्प एरिया हो गया, उसके बाद जो वेंटिलेटिंग और पंपिंग शाफ्ट से हो गया, वो सब एरिया में अच्छी तरह से फेंसिंग होना चाहिए ताकि कोई भी अनवांटेडली कोई भी वहाँ पे पर्सन्स उसमें ना गिरे, कोई भी पर्सन वहाँ पे एक्सीडेंटली ना गिरे, और वहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स होता है, जैसे पंप में रहता है मूविंग पार्ट्स होता है, उसमें टच ना करे, उसको सही तरह से हम लोग को फेंसिंग करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, एवरी walkable entrance from the surface to the working below ground shall be provided with a substantial gate and shall be kept closed and locked when there is no person below ground। मतलब जो वॉकेबल एंट्रेंस होता है, जैसे लाइक इंक्लाइंस होता है जहाँ पे, उसका एंट्रेंस का वहाँ पे एक गेट रहना चाहिए, वो गेट अच्छी तरह से बना होना चाहिए और हमेशा क्लोज रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन अंडरग्राउंड में नहीं है तो वो क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एंट्रेंस यूज़ नहीं हो रहा है, अगर वो एंट्रेंस यूज़ नहीं हो रहा है या पहले यूज हो रहा था या अभी कुछ कारण की वजह से वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो गेट हमें परमानेंटली वहाँ पे क्लोज होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन वहाँ पे एंटर ना करे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सब रेगुलेशन है वो हो गया फेंसिंग का, और नीचे वाला हो गया गेट का। अब चलते हैं रेगुलेशन 74, आउटलेट्स फ्रॉम द माइन पार्ट्स। फर्स्ट, every part of a mine shall where practicable be provided with at least two ways affording means of egress to the surface। ये हम लोग को पहले से जानते हैं कि दो रास्ता होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। Provided if any doubt arises, अगर कुछ डाउट अराइज हुआ कि whether provision of two such ways is practicable or not, अगर आपको डाउट हुआ कि यहाँ पे हम लोग दो आउटलेट दे ही नहीं सकते या कुछ प्रॉब्लम से, तो इमीडिएटली उसको रेफर करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को, और जो डिसीजन लेंगे उसी के ऊपर उसी के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब चलते हैं रेगुलेशन 75, पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट्स, इंक्लाइंस एंड अदर आउटलेट्स। ये इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एवरी शाफ्ट, इंक्लाइन और अदर आउटलेट एंड बाय हुम। जो शाफ्ट होता है, इंक्लाइन होता है या अदर आउटलेट्स होता है, वो कितना इंटरवल में एग्जामिन होता है और किसके द्वारा होता है। आंसर विल बी वंस एटलीस्ट इन 7 days। एटलीस्ट हर 7 दिन में एक बार एग्जामिनेशन होना चाहिए, और वो एग्जामिनेशन होगा बाय एन ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। और वो जो एग्जामिनेशन होगा उसका एक रिपोर्ट रहेगा एक बाउंड पेज बुक में कि क्या क्या एग्जामिन किया, उसका साइन भी रहेगा और डेट भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मैकेनाइज्ड आउटलेट्स एंड बाय होम। जो आउटलेट्स में हम लोग मैकेनाइज्ड मीन्स यूज करते हैं बाहर आने का, तो वो कितना इंटरवल में एग्जामिन होना चाहिए और किसके द्वारा होना चाहिए। वो होता है एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 days। मिनिमम एक बार होना चाहिए हर 7 दिन में, बाय एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और फोरमैन और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द इंजीनियर। हफ्ते में एक बार होना चाहिए मिनिमम, और बाय इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा, या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स या जो फोरमैन्स होते हैं, और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो ऑथराइजेशन दिया जाता है बाय द इंजीनियर, उनके द्वारा एग्जामिन होता है। और एग्जामिन होने के बाद उनका भी वही रिकॉर्ड कीपिंग होता है एक बुक में, और उसमें डेट और साइन दोनों रहेगा। उसके बाद हु शैल चेक एंड काउंटर साइन द रिकॉर्डेड बुक मेंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और फोरमैन और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पे ऊपर में मेंटेन होता है, जो चाहे वो शाफ्ट वाला हो या उसका जो मैकेनाइज्ड मीन्स हो, वो दोनों को जो एग्जामिन करने के बाद जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है उसका काउंटर चेक कौन करता है और उसका साइन कौन करता है, बाय द इंजीनियर एंड मैनेजर। मतलब जो इंजीनियर और मैनेजर है उन्हीं के द्वारा चेक होता है और काउंटर साइन भी होता है। 4, इफ एट द टाइम ऑफ सच एग्जामिनेशन और एट एनी अदर टाइम the shaft, inclines or other outlet is found to be not safe, it shall not be used for any purpose except as a natural airway until it has been made safe in all respect, and a report of every such action taken shall be recorded in the book kept under sub regulation 1। मतलब एग्जामिनेशन के टाइम में अगर पता चला कि कोई शाफ्ट हो या इंक्लाइन हो या अदर आउटलेट हो वो सेफ नहीं है यूज़ करने के लिए, तो वो वाला आउटलेट यूज़ नहीं होगा,
ठीक है, एक्सेप्ट एज ए नेचुरल एयरवे, उसको खाली हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नेचुरली एयर पास करने के लिए। जब तक वो फिर से रिपेयर होके रेडी नहीं होता है तब तक उसको एज ए नेचुरल एयरवे का पास करने के लिए एक जरिया हम लोग मान सकते हैं। जब रिपेयर होके फिर से सेफ़ हो जाएगा या डिक्लेयर हो जाएगा चलो अभी सेफ़ यूज़ करने के लिए, उसके बाद सबको फिर से अलाउ किया जाएगा उसको यूज़ करने के लिए। और वो जो भी काम है और जो भी वहाँ पे सेफ़ है या अनसेफ है, जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस है या जो भी हम लोग काम करेंगे रिपेयर वर्क, सारा चीज़ रिकॉर्ड होके एक बुक में रहेगा, जैसे कि सब रेगुलेशन 1 में दिया गया है कि बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड होके रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया टोटल जितना भी क्वेश्चन हो सकता था, ये चैप्टर नंबर 7 से मैं यहाँ पे बना दिया। और ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियसली रिपीट भी हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर। थैंक यू।